गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था। इसको हम पुनः पढ़ेंगे और राजनीतिक जीवन को पढ़ते हुए यह अध्याय हमारा है वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि और कोई भी पॉइंट रह गई हो तो आप मुझे है वो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आपका सिलेबस है वो राजनीतिक जीवन तक ही है। इसके अलावा थोड़ा सा हम वेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वेदों का पॉइंट है वो लास्ट है और इसके अलावा राजनीतिक जीवन है, ये भी हमारा लास्ट पॉइंट है। तो कल मैंने आपको तप, योग और यज्ञ के बारे में बताया था। इसको हम एक बार पुनः पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसको समझेंगे। तो जैसा आपको बताया गया, कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी और लोथल की खुदाई से हमें मकानों के बाहर चबूतरों में अग्निवेदियाँ, हवन कुंड या हवन की सामग्री के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी, लोथल की खुदाई से हमें अग्निकुंड, अग्निवेदियाँ, हवन कुंड मिले हैं। इसके अलावा मोहरों से हमें पद्मासन की मुद्रा लगाए हुए पशुपतिनाथ, आद्य देवता या भगवान शिव की मूर्ति या भगवान शिव की आकृति वाली मोहरें या मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में बैठे हुए मिट्टी की कई मूर्तियां मिली हैं। तो यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सींग वाले जो सैंधव कालीन जो हमें मोहरें मिली हैं, जो संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, उन मोहरों में ज़्यादातर मोहरों पर एक सींग वाले वृषभ या बैल कह सकते हैं। तो एक सींग वाले बैल का काफ़ी चित्रण मिलता है। तो एक सींग वाले बैल का ज़्यादातर चित्रण है वो हमें हड़प्पा कालीन मोहरों से मिला है। इसके अलावा कुबड़दार बैल, इसकी भी हमें मोहरें मिली हैं। बिना कुबड़दार बैल, इसकी भी मोहरें मिली हैं। इसके अलावा बाघ और हाथी का चित्रण भी मिला है। जो आदि देवता शिव या पशुपतिनाथ है, उनके चारों ओर अगल बगल में पशुओं की आकृतियां हैं वो मोहरों पर उत्कीर्ण हैं। उन्हें योगी मुद्रा में शांत चित्त से आंखें बंद किए हुए दिखाया गया है। इसे सैंधवकालीन आद्य देवता या भगवान पशुपतिनाथ के समतुल्य माना गया है। बाद में पशुओं को देव रूप में पूजा जाने लगा। तो सैंधव काल में पशुओं को पूजा होती थी और कुबड़दार बैल या बिना कुबड़दार बैल की है वो पशुओं के देवता के रूप में पूजा हो रही थी। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो विभिन्न पशु थे वो देवताओं के वाहक, उनकी सवारी या उनकी सवारी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। विभिन्न पशुओं को विभिन्न देवी देवताओं के वाहन के रूप में पूजा जाने लगा था। इसके अतिरिक्त बच्चों, हमें मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है बेटा, जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, इससे हड़प्पा कालीन लोगों के धार्मिक जीवन, जल की पवित्रता, जल में स्नान, पवित्र अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, उत्सवों पर जल की पवित्रता, जल में स्नान और ध्यान आचमन
की परंपरा का प्रतीक के रूप में इसके संकेत मिले हैं कि सैंधव लोग थे वो धार्मिक थे, धार्मिक जीवन में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे और जल की पवित्रता में के लिए विभिन्न अवसरों पर जल में सामूहिक स्नान किया जाता था, उसका आचमन किया जाता था और जल की देवता वरुण को माना जाता था। राजनीतिक जीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। तो राजनीतिक जीवन, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट जानकारी नहीं है। सैंधव वासियों की मूल रुचि व्यापार में थी। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें लगभग जानकारी का अभाव मिलता है। प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान 4 प्रमुख नगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी या 4 महानगर थे। वो महानगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। 2 पाकिस्तान में, एक राजस्थान में और एक गुजरात में है। तो प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान ही लगा सकते, क्योंकि सैंधवकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो अभिलेख में मिले हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जिससे हमें सैंधव लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिल सके। तो प्रशासनिक दृष्टि से सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान 4 महत्वपूर्ण केंद्र रहे होंगे। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। सुव्यवस्थित, हमने देखा कि यहाँ के नगर थे वो सुनियोजित थे, नियोजन के द्वारा इन नगरों को बसाया गया था, पूर्ण योजना से इनका विस्तार किया गया था। सड़कें, नालियाँ, भवन, मकान ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे। निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता चारों ओर दिखाई देती है, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है कि पूर्ण और कुशल राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं कि इस काल में भी कोई नगर पालिका जैसी संस्था थी वो विद्यमान रही होगी। कोई नगर पालिका जैसी संस्था थी वो रही होगी। तो नगर पालिका जैसी संस्था थी वो नगर नियोजन में, नगर के नियोजन का कार्य करती रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के नगर नियोजन है वो स्वच्छता के लिए, जल संरक्षण तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे। पूर्ण और कुशल राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिले हैं। ऐसा प्रतीत हो कि नगर पालिका प्रशासन के संकेत है वो हमें मिले हैं। अस्त्र शस्त्र का अधिक न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता का संकेत मिला है। हथियारों में कांस्य की आरी मिली है, तांबे की तलवारें मिली हैं, भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू, बाणाग्र मिले, लेकिन जो हथियार हैं, औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं वो बहुत ही कम संख्या में, बल्कि मैं कहूँ तो एकदम न्यून संख्या में मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग थे वो शांत प्रिय थे, शांति से रहना जानते थे और एक तरीके से वो युद्ध और यौद्धिक कार्यों से दूर रहते थे। और जो हमें हथियार भी मिले हैं वो सुरक्षात्मक हथियार ज़्यादा लगते हैं, न कि युद्धीय हथियार के अतिरिक्त। तो हथियारों में क्या क्या थे? कांसे की आरी, तांबे की तलवार, भाले, भालों का अग्रभाग, कटार, कुछ एक कटारे, चाकू या बाणों के अग्रभाग। बाणाग्र किसे कहते हैं? बाणों के आगे वाला हिस्सा जो नुकीला, तीखा और त्रिकोण जैसा होता है। भारतीय सभ्यता के प्रमाण में हमें उस समय विदेशी संस्कृतियों से भी देखने को मिलता है। तो हमने राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा है।
सैंधव लोगों की रुचि थी वो व्यापार थी। प्रशासनिक दृष्टि से उस समय साम्राज्य के 4 प्रमुख केंद्र रहे होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर नगर पालिका जैसी संस्थाएं विद्यमान रही होंगी जो नगरों के प्रशासन, सफाई, रोशनी, नालियों की सफाई, सड़कों उनके रख रखाव, रोशनी की आदि व्यवस्था करती थी। यहाँ के खुदाई से हमें बहुत ही कम जो औजार या अस्त्र है वो मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी थे वो शांति प्रिय थे, शांति से रहना, जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग थे। हथियारों में हमें कांसे की आरी, तलवारों के तांबे की तलवारें, भाले के अग्रभाग, बाण के अग्रभाग, चाकू, कटार आदि मिले हैं। तो भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों से भी देखने के मिलते हैं। यानी भारतीय सभ्यता का संपर्क था वो उस समय विश्व की अन्य सभ्यताओं से भी था। चाहे हड़प्पा सभ्यता का, मिस्र की नील नदी सभ्यता, दजला, फरात, सुमेरिया, चीन की सभ्यता से भी घनिष्ठ संबंध रहा होगा। इनके व्यापारिक संबंधों के साथ सांस्कृतिक संबंध थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई है सुमेरिया, और बेबीलोन में बेलों में दाढ़ी बताई गई है। हड़प्पा की तरह सुमेरियन लोग हैं वो अपने केसों को फीतों से या अपने बालों को फीतों से बांधते थे। और एक और अन्य चीज, हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों में से हमें लघु मक्खी के आकार की गुड़ियाँ प्राप्त हुई है, छोटी छोटी गुड़ियाँ मिले। इसके अतिरिक्त जो हमें मिस्र में जो कब्र मिली है उस पे जो सूती वस्त्र कुछ में मिला है, वो ऐसा वस्त्र हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान भी मिला है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय तत्कालीन सभ्यताओं का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा होगा। सभ्यताएं थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, सभ्यताओं का घनिष्ठ संबंध है वो रहा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय की सभ्यताएं थी, चाहे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम इंडस वैली या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, मिस्र की नील नदी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, दजला फरात की सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, और चीन की सभ्यता हो, हांग हो, यांगटीसी क्यांग की सभ्यता हो, इन सभ्यताओं का परस्पर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था वो उस समय रहा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति का जो प्रभाव है वो अति प्राचीन काल में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर रहा। एक दो पॉइंट बचते हैं जो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। किताब में सिलेबस के शायद ये भाग नहीं है, आपने सिलेबस देख लिया है तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन तक ही है, लेकिन मैं आपको एक ऋग्वेद और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये आपका टॉपिक है वो हट चुका है। तो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। इसमें छंदों में से देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। प्रत्येक सूक्त में देवता और ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों और आचार विचार का वर्णन है। सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इसमें 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नहीं है, जो शेष मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही हैं। तो सामवेद में 1801 मंत्र हैं, इनमें से 75 मंत्र ही नए हैं, जो बाकी मंत्र हैं वो ऋग्वेद के हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में हवन आदि में आहुति में गाए जाते थे। यज्ञों का, कर्म कांडों का, अनुष्ठानों का संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों, कर्म कांडों और अनुष्ठानों का संग्रह वो यजुर्वेद में, इसमें 40 अध्याय हैं और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल भाग और कृष्ण भाग है यजुर्वेद के भाग हैं। अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है, जिसकी रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। तो अथर्वा ऋषि ने रचना करने से अथर्ववेद कहते हैं। इसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विस्तृत आध्यात्मिक चिंतन है। तो जिसका विस्तृत आध्यात्मिक चिंतन हमें मिलता है। तो
अथर्ववेद की रचना है वो अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। यह इसका अंतिम अध्याय है, वो ईशोपनिषद है। इसका विषय है वो आध्यात्मिक चिंतन रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताऊंगा। तो जैसा आपको मैंने बताया कि 16 महाजनपद थे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में हमें जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। ये महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, इसकी राजधानी चंपा। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक पटना कहते हैं। आधुनिक पटना, गया, भागलपुर जिला है वो इसी में आता है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। वज्जी, जिसे हम दुनिया का प्राचीनतम गणराज्य भी कहते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली। मल्ल, मल्ल भी 2 प्रकार की थी, मल्ल कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। चेदी, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, इसकी राजधानी अहिचित्र या काम्पिल्य थी। मत्स्य, जो राजस्थान में था, इसकी राजधानी विराट नगरी थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक, जिसकी राजधानी पैठान थी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। गांधार, जो अफगानिस्तान में था। गांधार, जिसे हम गांधारी, जो कौरवों की माँ थी, वो गांधारी इस कंधार या गांधार प्रदेश की ही बेटी थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, जहाँ से कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का संबंध है। कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर थी। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, कंबुज, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद है, उनका उल्लेख है वो मिलता है। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो हमें मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 650 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक हमारे देश में 16 महाजनपद स्थापित हो गए थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, कंबुज, गांधार, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, कंबुज, गांधार, अवंती, तक्षशिला, कंबोज, कईयों के नाम हेर फेर के साथ लगभग वही नाम 16 नाम है वो मिलते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा ही, आपका आज पाठ पूरा हो गया है। इसको आपको लिखना है, याद करना है। 16 महाजनपदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, तप, योग, संध्या के बारे में मैंने कहा आपको जितना भी अंडरलाइन कराया बेटा, ये आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।